सो वेलकम स्टूडेंट्स टू द क्लासेस। आज हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रेक्सपिरेशन। रेक्सपिरेशन अपने आप में आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट ईयर का, बीएससी टॉपिक का, बीएससी लेवल का, बैचलर ऑफ साइंसेस। एंड रेक्सपिरेशन होता क्या है, तो आज हम लोग यही डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि ये कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से ये यूज होता है। दो तरह के ऑस्मोसिस होते हैं। अब दो तरह टाइम के साथ उसकी स्पीड में शहर क्या हो रहा है, शहर का प्रोटोप्लाज्म हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइजेशन। स्लो हमेशा ध्यान रखिए कि स्पीड टाइम यानी एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल को यानी मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ऐसे यानी कि एटम। सो सबसे पहले देखते हैं कि रेक्सपिरेशन क्या होता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय रेक्सपिरेशन, रेक्सपिरेशन क्या होता है। सो रेक्सपिरेशन इज द बेसिस द गैसियस एक्सचेंज। को रेक्सपिरेशन का मतलब क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। मतलब आप कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई कहता है कि रेक्सपिरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज होता है, आप कहोगे सर नहीं, हमने तो ये पढ़ा था रेक्सपिरेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, कुछ एनर्जी बनाना। नो नो नो, वो सेलुलर एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो रेक्सपिरेशन का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसेस का क्या होना, एक्सचेंज हो जाना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्सपिरेशन कहते हैं। अब गैसेस का एक्सचेंज होगा तो सर ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग की बात कर रहा हूं तो ब्रीथ क्या होता है, ब्रीथ इन यानी कि इनहेल लेना और बाहर छोड़ देना, उसको ब्रीथ इन कहते हैं, इनहेल लेने को, और एक्सेल को क्या कहते हैं, एक्सेलेशन। तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट उसे कहते हैं ब्रीथिंग। बट अगर कोई बात पूछता है आपसे कि रेक्सपिरेशन क्या होता है, तो रेक्सपिरेशन इज द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि रेक्सपिरेशन का सेलुलर एक्सप्रेशन होता है जो सेल्स के अंदर परफॉर्म होता है, वो उसे क्या सेलुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ सेलुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, तो सेलुलर एक्सप्रेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म एनर्जी। एनर्जी का मैन्युफैक्चर करने के लिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। गैसियस एक्सचेंज अगर मैं ह्यूमंस की बॉडी की बात करूं और ज्यादातर बॉडी में, तो ऑक्सीजन क्या होती है, इनसाइड आती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो गैसियस एक्सचेंज यानी गैस का एक्सचेंज हो जाना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेक्सपिरेशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेक्सपिरेशन। अब नेक्स्ट आता है कि ये रेक्सपिरेशन कितने प्रकार का हो सकता है। तो अगर मैं बात करता हूं तो रेक्सपिरेशन टू टाइप्स के हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो रेक्सपिरेशन इन फर्दर हम अमीबा में और अलग ह्यूमंस बॉडी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बात आती है कि रेक्सपिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मे बी डिवाइडेड इनटू अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये क्या होता है हम स्ट्रक्चर वाइज पूरा देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे जरा फोकस करते हैं। तो ह्यूमंस की बॉडी ये पूरी है, मान लीजिए ये पूरा अपर का चेस्ट लेवल है कि ह्यूमंस की बॉडी में। एक सबसे पहले स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं, तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। जैसे ये हमारी ह्यूमंस की बॉडी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये ऊपर स्कल में सबसे ऊपर ये आपकी कैविटी होती है, ये दिख रही है आपको जो कैविटी, ये पूरी कैविटी होती है, इसको कहते हैं नसल कैविटी। ये नसल कैविटी होती है जो आपके नॉस्टिकल से होते हुए अंदर जा रही होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली नसल कैविटी। ठीक है, अब बात करता हूं वो ओरल कैविटी। क्या, ये जो माउथ के थ्रू जा रही है, ये माउथ के थ्रू जो कैविटी आ रही है, जो आपका जो टंक वाला इलाका है, दैट इज नोन एज ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी होने के बाद सबसे पहले नीचे आता है जहां आपका खाना और माउथ, जो नसल कैविटी और आपकी ओरल कैविटी दोनों जाके मिल जाती हैं, और वहां से जाके ईसोफेगस और फूड पाइप और विंड पाइप एकदम फॉर्म होना शुरू होते हैं। तो एक कॉमन पाथ होता है, मतलब आइए देखिए कि ये नसल कैविटी आ रही है और ओरल कैविटी आ रही है, और यहाँ पे क्या होता है, दोनों पैसेज मिल रहे होते हैं, उस इलाके को कहते हैं क्या, फेरिंग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है बेटा, लैरिंग्स वह होता है विंड पाइप में सबसे ऊपर वाला इलाका, यानी कि वॉइस बॉक्स, जहां पे वॉइस का मैन्युफैक्चर होता है, जहां आप कह सकते हैं कि आपके वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज लैरिंग्स। तो लैरिंग्स हमारे ट्रेचिया विंड पाइप में सबसे टॉप मोस्ट ऊपर पे कार्टिलेज से बना हुआ, मस्कुलर से बना हुआ एक पाथ होता है। फिर आता है आपकी ये कार्टिलेज, ये जो आपका आ रहा था
ये क्या बोलते हैं फेरिंग्स, वो फेरिंग्स आते हैं नीचे विंड पाइप में डेवलप हो जाता है एंड विंड पाइप इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज टिश्यूज। ये कार्टिलेज टिश्यू से बनी होती हैं और इसको बोलते हैं जनरली इट इज नोन एज ट्रेचिया। अब ये ट्रेचिया क्या होता है, ये हमारा कह सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल और हार्ड करने के लिए इस पे कार्टिलेज की रिंग्स और होती हैं जिससे ये हार्ड हो सकते हैं, ये कोलैप्स ना हो जाए। रिंग्स, ये जो आपको रिंग दिख रही है इट इज, और ये फ्लेक्सिबल ट्रेचिया पे कार्टिलेज की रिंग्स और हैं जिससे कि ये क्या हो, कोलैप्स ना हो सके, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है लंग्स के थ्रू, ये आपके दो ऑर्गन प्रेजेंट है दैट इज नोन एज लंग्स। तो एक ऑर्गन आपका लेफ्ट लंग है और एक राइट लंग है, ठीक है। तो आप याद रखना है ये लेफ्ट है और ये राइट है, लंग्स है। लंग्स दोनों हमारे प्रेजेंट हैं। अगर लंग्स में बात करता हूं तो ये ट्रेचिया जो आता है सबसे पहले दो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो स्मॉल पाइपलाइन में, दैट इज नोन एज ब्रोंकी। ब्रोंची, तो ब्रोंची क्या होते हैं, ब्रोंकी आपकी क्या होती है कि ट्रेचिया जो आ रहे होते हैं उसमें छोटे छोटे दो स्मॉल पाइप में डिवाइड हो जाते हैं, एक वन फॉर द लेफ्ट लंग एंड वन फॉर द राइट लंग्स, दैट इज नोन एज ब्रोंची। अब बात करता हूं कि ब्रोंकीज अंदर आके इस लंग्स के अंदर जब डेप्थ जाते हैं तो जाने पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इट इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पैसेज, दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। तो आपने देखा होगा कि ये देखिए ये ट्रेचिया डिवाइड हो गया और स्मॉल स्मॉल में चला गया एंड दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो अभी हम लोग एटोनॉमी पे देख रहे हैं अच्छे से, तो देखिए ब्रोंक्यूल्स। अब आते हैं लंग्स में। लंग्स में ये ब्रोंक्यूल्स छोटे छोटे डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज पहुंचने के बाद एक एट लास्ट एक बैलून लाइक, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज विच इज जो लाल लाल से हमने बनाया है, दैट इज नोन एज एल्वोलाई। तो एल्वोलाई क्या होती है, जहां पे गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस हो रहा होता है, यानी कि अगर कोई पूछता है आपसे कि रेस्पिरेशन कहाँ है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ टेक प्लेस होता है, तो गैसेस एक्सचेंज वाज टेक्स प्लेस इन एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होती है हमारी, ये बैलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आप मान सकते हैं। आप एक उसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि एक गोभी है, तो गोभी में आप जाते हैं तो गोभी आप जब देखते हैं यानी कि कावली में देखते हैं तो एक कावली फ्लावर में आपके गोभी कैसे ब्रांचेस के रूप में डिवाइड हो जाता है, तो एक जो तना आ रहा होता है उसको हम लोग एक तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक ट्रेचिया हो गया, ट्रेचिया में छोटे छोटे एक दो तीन में डिवाइड हो जाता है, तो वो हो जाता है ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल्स नए छोटे छोटे बहुत काफी डिवाइड होते हैं, दैट इज ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स का जहां गोभी लगा होता है दैट इज एल्वोलाई। तो उस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो हमारा लंग्स होता है ये हमारी क्या बोलते हैं थोरेसिक कैविटी में फिक्स होता है और रिब्स इसकी वो कवर होती हैं। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज नोन एज रिब्स। तो ये रिब्स आ रही होती हैं, आपकी रिब्स आपके लंग्स को कवर करके रखती हैं। अब ये लंग्स में देखता हूं तो एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। लेफ्ट लंग्स जो हमारा होता है वो एज कंपेयर टू थोड़ा सा छोटा होता है। क्या होता है, छोटा दबा सा होता है। बट राइट लंग हमारा पूरा साइज का होता है, फुल साइज का। ऐसा क्यों होता है कि आपने देखा होगा यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। हम लोग बोलते हैं ना हार्ट थोड़ा कैस की तरफ होता है, लेफ्ट में होता है दिल। तो लेफ्ट में दिल होने नहीं होता है, दिल एक्चुअली में दोनों लंग्स के थोरेसिक कैविटी में सेंटर में प्रेजेंट होता है। बट दिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा सा ऐसा वर्टिकल, तो इस वजह से ये क्या होता है लेफ्ट में चला जाता है। लेफ्ट में जाता है तो वहां पे क्या होता है ये जो लेफ्ट लंग्स है वो थोड़ा सा होता है डिक्रीज होता है, उसका साइज छोटा होता है जिससे कि लंग्स यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट हो सके। तो यहाँ हार्ट बैठा होता है और ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे बल्जस आउट दिख रहा है, इसलिए ये लेफ्ट लंग दो लोब्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और राइट लंग्स होता है 3 लोब, इसमें 3 लोब भी होती है, ठीक है। तो फर्दर हम लोग आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसमें लोब्स में डिवाइड होता है, तो लेफ्ट लंग्स ये रहा, इसमें 2 लोब्स होती हैं और ये राइट लंग है। तो लेफ्ट वाला हमारा क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिब्स के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एक नीचे मेम्ब्रेनस लाइक मेम्ब्रेनस सीट होती है दोनों लंग्स की प्रेजेंट के नीचे, दैट इज नोन एज डायफ्राग्म। डायफ्राग्म क्या होती है, हमारी एक मेम्ब्रेनस सीट होती है जो आपकी मस्कुलर भी होती है। तो जब आपके लंग्स में एयर एंटर करती है
जब नसल पैसिटी से ट्रेचिया से लंग्स के अंदर ऐड करती है तो यानी वहां गैसेस एक्सचेंज होता है, तो लंग्स क्या करते हैं, कंप्रेस और रिलैक्स होते हैं, यानी लंग्स आपके दबते हैं और दबने के बाद क्या होते हैं, कंप्रेस और रिलैक्स होते हैं। जब ऐसा होता है तो ये जो आपकी डायफ्राम है ये भी अप एंड डाउन होती है, ये हेल्पफुल करती है किसमें, यहाँ पे प्रेशर मेंटेन रखने में। और दूसरा ये क्या करती है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट भी करती है, नीचे आते होंगी और ऊपर लंग्स हैं, ये थोरेसिक कैविटी दोनों को सेपरेट भी करती है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपको ये नाम याद रखना है कि डायफ्राम क्या होती है, एक नीचे मेम्ब्रेनस शीट होती है जो लंग्स और थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी के बीच में होती है, लंग्स को सेपरेट करती है। तो आई होप आपको क्या बोलते हैं कि थोड़ा एटोनॉमी क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं इनके सबके फंक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। नंबर 1, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से आ जाते हैं, जरा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है आपकी नोज आ जाती है, आपका फेरिंग्स आ जाता है, आपकी लैरिंक्स आ जाता है, और लैरिंक्स भी कौन सा, वोकल कॉर्ड्स के केवल उतना। तो अब मैं बात करता हूं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, फेरिंग्स आ गई, आपका लैरिंक्स आ गया, लैरिंक्स में भी वो भी वोकल कॉर्ड के ऊपर वाला, ये हमारे जो ग्रीन रंग से मैंने आपको दिखाया है दैट इज नोन एज वोकल कॉर्ड, ये हमारे वोकल कॉर्ड है, ठीक है। ये लैरिंक्स से ऊपर वाला यानी कि लैरिंक्स पूरा होता है वोकल कॉर्ड्स, इतना पूरा लैरिंक्स है, तो वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो अपर कैविटी में आ जाए, अपर रेक्सपो कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाए। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम नीचे वाला हिस्सा, ये जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लैरिंक्स, नीचे वोकल कॉर्ड्स के नीचे वाला। ट्रेचिया, पूरा ट्रेकिया आपका आ जाए, ट्रेचिया विंड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड दैट इज नोन एज ब्रोंकी। ब्रोंक्यू आपको बताया कि ब्रोंकी ट्रेचिया दो डिवाइड हो जाता है 2 पाइप में, दैट इज जो लंग्स में एंटर करते हैं दैट इज ब्रोंक्यूल्स। एंड ब्रोंक्यूल्स जो फर्दर डिवाइडेड हो चुके हैं लंग्स में नेटवर्क में, यानी कि ब्रोंकी डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे स्मॉल फर्दर में, दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। एंड डायफ्राम में आपकी मेम्ब्रेन एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, यस लंग्स में इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं जो कंप्रेस होती हैं, रिलैक्स होती हैं, डायफ्राम को ऊपर करती हैं नीचे, तो यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज मसल्स का एक स्पेशल नेम है दैट इज इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये याद रखिएगा, आपके लिए कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। एक और चीज थी कि लंग्स क्या होते हैं, लंग्स एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस। तो इस पे एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, लंग्स के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, एंड दैट इज मेम्ब्रेन दोनों लंग्स पे होती है, तो डबल मेम्ब्रेन होती है, वो डबल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पिरूला। क्या बोलते हैं, पिरूला, पिरूला, PLUERA, पिरूला। पिलूरा एक मेम्ब्रेन होती है, इनर पिलूरा और आउटर पिलूरा, ये 2 मेम्ब्रेन होती हैं जो लंग्स के ऊपर कवरिंग होती हैं, तो दोनों लंग्स पे होती हैं। तो आप याद रखना कि पिलूरा क्या होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, की क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमसीक्यू में याद रखने के लिए, पिलूरा क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर और एटोनॉमी थोड़ी क्लियर हो कि अब हम लोग थोड़ा जानेंगे रेस्पिरेशन में। सबसे पहले उठाएंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन हमने जाना है गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब गैसेस का एक्सचेंज यानी कि O2 आएगी एंड CO2 जाएगी। देखते हैं जरा CO2 और O2 के बारे में, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं अब तक। सो फर्दर देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। सो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, देखिए अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज इट्स आपका कहां से शुरू होता है, हमारा नसल कैविटी आती है, नोज आती है, और लैरिंक्स से ऊपर वाला हिस्सा, लैरिंक्स हमारा ट्रेचिया में वॉइस बॉक्स से ऊपर वाला जो
जहाँ पे वॉइस का मैन्युफैक्चर होता है, ट्रेचिया का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। और लैरिंक्स में भी वोकल कॉर्ड्स, मेम्ब्रेन सीट होती है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाला जो भी हिस्सा होगा वो सब कुछ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, और वोकल कॉर्ड से नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सब क्या आ जाएगा आपका, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप जरा देखिए ध्यान से, तो देखिएगा कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपका ये जो दिख रहा है ये पूरा आपका ह्यूमंस का इस बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एटोनॉमी डिस्कस देख रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए कि ये आपकी ये नोज है, ये नोज, और इस नोज में देखिए नोज आ रही है, और नोज में देखिए यहाँ पे नोस्टिकल्स होते हैं, नोस्टिकल्स ऐसे बोलते हैं, नोस्टिकल्स। यहाँ से एयर पैसेज, एयर एंटर करती है। जब ये एयर एंटर करती तो हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं पूरा एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब एयर एंटर की, एयर नोस्टिकल से जाके, तो पूरा ये नोस्टिकल्स वाला इलाका है, पूरा नसल, यानी कि नोज जब ये एंटर करती है तो इसके नोज के पूरा अंदर वाला स्ट्रक्चर ये रहा, पूरा नसल, ये नसल कैविटी है, पूरी नसल कैविटी पूरा ये दिख रही है। और ये देखो नसल कैविटी आके यहाँ पे फेरिंग्स वाले इलाके में माउथ की तरफ ओपन हो जाती है, देखिए आ रही है, यहाँ ऊपर ओपन हो रही है, देखिए आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगी। ये देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये आ रही है, पूरा डॉट डॉट में दिखा रहा हूँ, और ये डॉट 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 से करके देखो, देखो नसल, ये पूरा नसल कैविटी है, ये पूरे नसल कैविटी, ठीक है। अब ये नसल कैविटी जब आपके नोज में नोस्टिकल्स में एंटर हो जाने के बाद आपकी क्या बोलते हैं नोज, और ये आपकी ओरल कैविटी, माउथ खाना खाते हैं, और ये नोज, तो ये नोज की कैविटी और ये ओरल कैविटी दोनों देखिएगा, ये क्या बोलते हैं आपकी नसल कैविटी, यानी ये नोस्टिकल से नोज है और नोस्टिकल से ये नसल कैविटी आ रही है, और ये आपकी ओरल कैविटी है ये, ठीक है, जहाँ आपके माउथ जाता है जहां तक, ये ओरल कैविटी है। ये ओरल कैविटी और नसल कैविटी के बीच में क्या बोलते हैं एक सेपरेट करता है, जिसको आप लोग ऊपर देखते होंगे जहां आपकी टंग लगा सकते हैं ऐसे, दैट इज नोन एज पैलेट, PALATE, पैलेट, यानी नसल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करने वाला दैट इज नोन एज पैलेट। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब ये पैलेट क्या होता है, ये कार्टिलेजेस का बना होता है, किसका बना होता है, कार्टिलेजेस। यहाँ पे तो ये हार्ड होता है, तो इसलिए इसे नो बोलते हैं हार्ड पैलेट, ठीक है। और ये पैलेट धीरे धीरे नीचे आते आते ये सॉफ्ट होने लगता है, सॉफ्ट कार्टिलेजेस का बना होता है, दैट इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। यही सॉफ्ट पैलेट आते आते नीचे ओरल कैविटी में क्या होता है, एक थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप का और स्ट्रिंग करने लगता है, जिसको आप लोग मेनली जब आप लोग मिरर में देखते हैं तो आपको एक घंटा टाइप का या एक तालू टाइप का दिखाई देता है, दैट इज नोन एज यूवल्वा। यूवल्वा क्या बोलते हैं हम लोग इसको, दिमाग में रखिएगा, UVULA। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आपकी जब बॉडी में एंटर करते हैं तो पैलेट होता है, कार्टिलेज पैलेट, जो वो नसल कैविटी पूरी और ओरल कैविटी को दोनों को सेपरेट करता है, एंड दैट इज पैलेट। वही पैलेट आके क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग करने लगता है, यहाँ पे सॉफ्ट होके आके यहाँ पे लटक रहा होता है, दैट इज नोन एज यूवल्वा। तो यूवल्वा क्या करता है कि ये थोड़ी सी आपकी हेल्प करता है, किसमें, नसल कैविटी और ओरल कैविटी में हेल्प करने में, ठीक है। तो आप दिमाग में रख सकते हैं इतना, और कुछ स्पॉन्जी सब्सटेंस निकलते हैं उनमें हेल्प करता है। तो ये इसका मेनली काम ही होता है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये तो हमारा हुआ नसल कैविटी पूरी, ये ओरल कैविटी, और नोज से एयर एंटर करती है, और माउथ से भी अगर आप लेना चाहें तो इनहेल कर सकते हैं। दोनों से एयर इनहेल करने के बाद दोनों एंटर करती है एक इलाके में, दैट इज नोन एज फेरिक्स। तो मैंने बोला कि ये तो आपकी क्या हो गई, पैलेट हो गया, नसल कैविटी, ओरल कैविटी। अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ओरल कैविटी का दोनों एयर एंटर करती है, दैट इज नोन एज, ये आपका जो पाथ दिख रहा है, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं क्या, फेरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। ये हमारा फेरिंक्स है, फेरिंक्स। ये फेरिंक्स क्या होता है, ये देखिए कॉमन पाथ होता है। ये देखिए हमारा ये इसियोपैगस आ रहा है, इसे कहते हैं फूड पाइप, और ये जो आपकी रिंग आ रही है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें रिंग्स प्रेजेंट है, उसको हम लोग ट्रेचिया बोलते हैं। तो देखो खाना आया और हवा आई, दोनों आ रही,
दोनों आने के बाद दोनों एक जगह आती है, तो खाना खाने वाले पाइप में चला जाता है, हवा हवा वाले पाइप में चली जाती है। यानी कि ईसोफेगस हमारा भूड पाइप होता है और ट्रेचिया हमारी विंड पाइप होती है। तो आप देख लेना, ये विंड पाइप होता है और ये होता है हमारा फूड पाइप, फूड पाइप। ठीक है, अब वो होता क्या है कि ये जो पाथ दिख रहा है, जहां पे आपके दोनों कॉमन पाथ दिख रहा है, इस कॉमन पाथ यानी कॉमन रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, फेरिंग्स। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फेरिंग्स क्या होता है, इससे हम लोग हिंदी में हलक बोलते हैं। ठीक है, तो हलक याद रखना कि ये यहाँ पे होता है, तो जहां पे कॉमन होता है वहीं से क्या होगा, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग अलग डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब होता है क्या है कि जब एयर आती है अंदर, तो वो एयर वाले पाइप में चली जाती है। किसमें पाइप चली जाती है, ट्रेचिया में जाती है। खाना आ रहा होता है तो खाना खाने वाले पाइप में जाएगा, दैट इज फूड पाइप में, ईसोफेगस में। अब इसमें ना चला जाए तो क्या होता है कि आप जरा देखिए ध्यान से कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देखिए ये ट्रेचिया है, ट्रेचिया के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या होते हैं, एक वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लैरिंग्स होता है ये इलाका। तो इसमें देखिए वोकल कॉर्ड लेके रेड बनाया। इस वोकल कॉर्ड के ऊपर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज ग्लोटिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। ये ग्लोटिस भी कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का ढक्कन टाइप का सा होता है। तो ये ग्लोटिस है। ये ग्लोटिस और आगे चला जाता है तो ये बल्जस आउट हो जाता है, दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज द मेनली द कवरिंग, एक तरह से कवर मान लो। जब आपका ऐसे समझो कि यहां से खाना आ रहा होता है, यहां से खाना आ रहा होता है, ऐसे मान के चलिए कि यहां से आपका फूड आया, फूड आ रहा है, तो फूड आते आते यहां आएगा। जब इससे टच होगा तो एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस क्या होता है, ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऐसा नीचे को हो जाता है। एपिग्लोटिस जो आपका ये दिख रहा है, एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, ये अभी हमने ओपन पोजीशन बना रखा है, और जब ये फूड आएगा तो ये नीचे स्लिप हो जाएगा। फूड इससे क्या होगा, स्लिप होगा, टकराएगा और ये नीचे को बंद हो जाएगा। तो ये बंद हो जाएगा तो ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा। तो देखो ट्रेचिया ऑफ हो गया तो फूड क्या होता है, ईसोफेगस में चलाता है, ट्रेचिया में नहीं जा पाता है। तो एपिग्लोटिस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे क्या बोलते हैं, ट्रेचिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है, एंड दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, मेनली कवर करता है या सेपरेट करता है फूड को, ट्रेचिया में तरह नहीं आ सकता। एक कवरिंग होती है एक तरह से, मान लो ट्रेचिया के ऊपर जस्ट कवर करने के लिए कि फूड एंटर ना कर सके। ओनली एयर का पैसेज हो सकता है ट्रेचिया के अंदर। ठीक है, अब एयर तो हम लोग ने क्या जाना है कि नोस्टिकल से एयर आती है, माउथ से एयर आती है, दोनों एयर आके इसमें चली जाती हैं। एपिग्लोटिस का फंक्शन देखा कि वो फूड को एक तरह से कवरिंग का काम करता है, फूड को एंटर नहीं होने देता ट्रेचिया में। ठीक है, यूवेल्वा भी हमने देखा, यूवेल्वा का क्या करता है, क्या करता है, ये जब एयर आ रही होती है और वॉइस बॉक्स से एयर आ रही होती है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं, तो जब हम लोग ब्रीथ इन लिया और ब्रीथ आउट लिया, जैसे मैं स्पीक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इस समय मेरे वोकल कोर्ड्स यानी लैरिंग्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। वाइब्रेट होने पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस किया, बट उन साउंड को अल्फाज यानी कि शब्द देने में हेल्पफुल कौन होता है, आपकी टंग होती है, यूवेल्वा होता है, यानी कि यहाँ के जो ओरल कैविटी का जो स्ट्रक्चर होता है, वो आवाज तो आ रही है, उस आवाज को वर्ड देना, शब्द देना, अल्फाज देना, वो कौन काम करता है, यूवेल्वा करता है, टंग करती है, हमारे लिप्स करते हैं, काफी कुछ पूरा स्ट्रक्चर करता है। तो केवल वोकल कोर्ड्स क्या होते हैं, एक तरह से एक आप मान लीजिए कि मेम्ब्रेनस मस्कुलर मेम्ब्रेनस होते हैं, जो ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करने में वाइब्रेट होते हैं, जिससे वाइब्रेशन के दौरान, एयर के दौरान वाइब्रेशन इन आती है जाती है, तो उससे क्या होता है, एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, वाइब्रेशन से साउंड डेवलप होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव डेवलप हो जाती है। अब आते हैं थोड़ा नोज पे पैकेज पे। जब क्या होता है कि आपने देखा होगा, हमारी नोज होती है तो नसल कैविटी होती है, और इस नसल कैविटी में अगर बात करूं तो ये पूरी नसल कैविटी है, यहां से लेके ये देखिए, ये पूरा नोज है, नाक का अंदर का ये स्ट्रक्चर है पूरा, और ये माउथ के स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर, इन दोनों को सेपरेट करने आना पहले। अब इसमें देखिए कि ये जो मैंने बनाया ये ग्रीन ग्रीन, डेट इज यहाँ पे साइनस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, साइनस। साइनस, अब साइनस क्या होते हैं, ऐसे मान के चलिए कि साइनस हमारी नोज के अंदर एक हड्डियों के अंदर खोखलापन होता है, उस खोखलेपन को हम लोग साइनस भी कहते हैं। यानी कि हम लोग की यहाँ पे नोज के अंदर, स्कल में, यहाँ पे नोज कैविटी के अंदर यहाँ पे एक
कैविटी टाइप की एक एम्प्टी स्पेस होता है, डेट इज नोन एज साइनस। अब यहाँ साइनस भी क्या करते हैं, यहाँ पे साइनस के आसपास टिश्यूज होते हैं जो डेवलप करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के फ्लूइड को डेवलप करते हैं। जैसे आप लोग देखा होगा कि आप लोग कोल्ड हो जाता है तो सम फ्लूइड निकलने लगता है नाक से, नोज से, कभी जुकाम हो जाता है तो होने लगता है। तो कोल्ड में ऐसा क्या होता है मेनली, तो एक सॉफ्ट फ्लूइड पैदा करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होता है, मॉइस्चराइजेशन कराते हैं मॉइस्चर। तो देखिए जब एयर एंटर करती है नॉस्टिकल से तो सबसे पहले आपको देखिए कि यहाँ पे एक फ्रंटल साइनस होता है। फ्रंटल साइनस क्या होता है, यहाँ पे फ्रंटल साइनस होता है यहाँ पे। इस फ्रंटल साइनस की यहाँ पे क्या करता है, ये फ्रंटल साइनस आपके जस्ट ये माथे की जस्ट ऊपर इधर फ्रंटल साइनस होता है। ये फ्रंटल साइनस हेल्पफुल होता है कि मॉइस्चराइजेशन करने को, ये जब अंदर जाती है तो उसको मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। यहाँ पे कैविटी टाइप के होल्स होते हैं, उसको बोलते हैं फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस के जस्ट आ जाए तो आपके क्या बोलते हैं, ये सेंटर में, ब्रेन के इधर के सेंटर में और इधर से सेंटर में, दोनों मतलब मान लीजिए इधर से और इधर से सेंटर में अंदर को एक साइनस होता है जिसको कहते हैं स्फेनॉइड साइनस। स्फेनॉइड साइनस क्या होता है कि ये भी मॉइस्चराइजेशन और फ्लूइड प्रोवाइड करता है नोज कैविटी को, जिससे कि नोज फंक्शन कर सके। तो जब आपकी एयर जाती है तो यहाँ से एयर मॉइस्चराइज होती हुई जाती है जिससे कि आसानी से मूव हो सके। तो मॉइस्चर भी बहुत जरूरी होता है नोज के अंदर। नोज के अंदर एक और देखिए कि यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस क्या होता है, ये पैलेट है, ये जो हमारी नोज है, नोज के अंदर ये पैलेट होता है, इसके अंदर है यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक अंदर मतलब मान लीजिए जस्ट पैलेट के ऊपर और अंदर को साइड में क्या होता है, एक साइनस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। तो मैक्सिलरी साइनस क्या करता है, यहाँ पे ये मैक्सिलरी में क्या बोलते हैं आपकी फ्लूइड प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट देता है नोज को, जिससे कि नसल कैविटी एक अच्छे से वर्क कर सके और एयर जाए तो मॉइस्चरिंग, इन सबका काम मॉइस्चराइजेशन, फ्लूइड को डेवलप करना और हेल्पफुल होना, ठीक है। दूसरा एक और साइनस है जिसको कहते हैं इथेमोनॉइड साइनस। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा नन्ना सा इथेमोनॉइड साइनस। ये क्या होता है, ये इथेमोनॉइड साइनस जस्ट माथे के जस्ट पीछे होता है। आप ऐसे मान के चलिए तो आपको दिखाऊं तो ये क्या करता है, ये भी प्रोवाइड कराता है फ्लूइड। तो आप देखिए 1 2 3 4 साइनसेस प्रेजेंट हैं नसल कैविटी में। तो नसल कैविटी हमारी पूरी अंदर जा रही है और ये जस्ट अंदर तक जाती है। तो ये नसल कैविटी में 4 साइनस प्रेजेंट होते हैं, आप दिमाग में रख लीजिए। पहला फ्रंटल साइनस, स्फेनॉइड साइनस, इथेमोनॉइड साइनस और एक मैक्सिलरी साइनस। 4 साइनस प्रेजेंट होते हैं। इन चारों साइनस का क्या होता है, फ्लूइड डेवलप करना, मॉइस्चराइजेशन करना, एयर को, नोज को, नोसल कैविटी को मेंटेन रखना, नसल कैविटी को मॉइस्चराइज रखना। तो ये सारा का फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं हमारे ये चारों साइनस, ठीक है। और ये इंपल्स भी कैरी करते हैं ब्रेन तक की, जैसे कि डेवलप कर सकें, आसानी से व्यू कर सके। तो पैलेट जाना, साइनसेस जाना, सॉफ्ट पैलेट जाना, यूवल्वा जाना, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, वोकल कोर्ड, ट्रेचिया, ईसोफेगस, ठीक है। फेरिंग्स आपको समझ में आ गया। वोकल ओरल कैविटी ये होती है, ठीक है। नॉस्टिकल्स, तो आई होप आपको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आया। अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसके द्वारा नोज में इनहेल होता है और इनहेल होने का साइनसेस इसको मॉइस्चराइज करते हैं। मॉइस्चराइज करने के बाद वो फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स कॉमन पाथ होता है, कॉमन पाथ होकर वो किस में चली जाती है, एक विंड पाइप में चली जाती है, जो हमारा कार्डिलेजिस का बना होता है। ट्रेचिया से, वोकल कॉर्ड से होती हुई अंदर एयर चली जाती है। अब एयर जब एंटर अंदर जाती है तो अंदर जाने के बाद वो पहुंचती है ट्रेचिया में। ट्रेचिया से जब वो आती है नीचे ट्रेचिया में तो ब्रोंकील्स में एंटर करती है। अब हम लोग आ जा रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेचिया, हमारा लैरिंक्स, ट्रेचिया, ब्रोंकील्स होते हैं। तो ट्रेचियस में जब एंटर करती है तो ब्रोंकील्स में जाती है। ब्रोंकील्स में एयर डिवाइड हो जाती है, अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब जो इनहेल की है एयर उसमें ऑक्सीजन रिच है और उसमें क्या बोलते हैं, आप देखिए कि ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अंदर ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं लंग्स के अंदर बात करूं तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की अंदर कम है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होंगी तो देखिए एयर आएगी, अंदर आती खन आपकी पहुंचती है ब्रोंकीस में। ब्रोंकीस के बाद आ जाती है आपकी ब्रोंक्यूल्स में। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स में आने के बाद ये ब्रोंक्यूल्स में एयर अंदर जाती है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एल्वोलाई। तो अब ये एल्वोलाई क्या होते हैं आप जरा देखिए।
तो एल्वोलाई आपके ऐसे हो सकते हैं, ऐसे मान लीजिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है एल्वोलाई का, ठीक है। ये एल्वोलाई कुछ ऐसे होते हैं, ये हमारा एल्वोलाई है, दिमाग में रखना एल्वोलाई। तो एल्वोलाई कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें क्या होती है हमारी नर्व इंपल्स होती हैं, यहाँ खून की कैपिलरीज आ रही होती है, ब्लड कैपिलरीज। अब ये ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है मेनली, देखिए जब एयर एंटर करती है तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये लिखा गैसेस एक्सचेंज। तो होता क्या है कि जब हमने जो इनहेल की है एयर, वो एयर ऑक्सीजन रिच है, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। तो ऑक्सीजन यानी कि क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है अंदर। इसमें यहाँ O2 ज्यादा थी एल्वोलाई में और यहाँ ब्लड के अंदर O2 कम थी, तो ब्लड की स्ट्रीम ये आ रही है, मान लो यहाँ ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ऑक्सीजन लेस है और यहाँ O2 हाई है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। और जो एयर ली थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, लेस है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हाई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। तो मेनली प्रोसेस इस तरह ही चल रहा होता है कि ऑक्सीजन अंदर हाई से लो में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हाई से लेस चली जाती है। जब ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है तो ये ट्रेवल करती है किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। ब्लड में प्लाज्मा होता है, ठीक है, फिर ब्लड में आरबीसी होते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के थ्रू हीमोग्लोबिन के ट्रेवल करती है, ठीक है। तो आप दिमाग में रखना है कि ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रेवल करती है, एक प्लाज्मा के थ्रू और एक आपके आरबीसी के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रेवल करती है, आगे चली जाती है। तो यानी कि जब आपने इनहेल किया ट्रेचिया में जाके ब्रोंकी में, ब्रोंक्यूल्स में जाने का एल्वोलाई में सैकलाइज होता है, वहां पे गैसेस एक्सट्रीम होता है, वहां पे ब्लड एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और CO2 बाहर चली जाती है। तो ये पूरा होल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा गैसेस एक्सचेंज होती है। फिर वापस क्या होता है, CO2 ब्लड सेल में जाती है, सेल्स में जाने का सेलुलर एक्सप्रेशन होता है, वहां पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फिर वापस आती है ब्लड के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, ब्लड यानी कि कार्बन हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के वापस आती है आरबीसी के द्वारा, और आने के बाद ट्रैवल क्या करती है, दोबारा से यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में एल्वोलाई में आती है, एल्वोलाई के बाद फिर CO2 बाहर डिफ्यूज हो जाती है, ऑक्सीजन एनर्ज हो जाती है। तो यानी कि ये मैकेनिज्म चलता रहता है। ये पूरे मैकेनिज्म के दौरान क्या होता है, आपका क्या बोलते हैं, लंग्स कंप्रेस करते हैं। जब हम लोग क्या बोलते हैं इनहेल लेते हैं तो लंग्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बढ़ते हैं, कंप्रेस नहीं होते हैं, एकदम से बड़े हो जाते हैं, एकदम एक्सपेंड होते हैं। तो लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। जब एक्सपेंड होंगे तो ये डायफ्राम भी नीचे जाती है, ठीक है। और जब हम लोग इनहेल करते हैं, वो एक्सेल करते हैं तो लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड नहीं होते हैं, ये कंप्रेस हो जाते हैं। तो ये हमारी डायफ्राम भी क्या होती है, थोड़ी ऊपर चली जाती है। तो जब एयर अंदर आएगी तो लंग्स फूलेंगे, डायफ्राम नीचे जाएगी, जब एयर अंदर जाएगी तो लंग्स पिचकेंगे और ये क्या होगी, अंदर डायफ्राम ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। डायफ्राम कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप रेस लगा के दौड़ के आए हो तो मम्मी पापा या के फादर मम्मी लोग बोलते हैं कि दौड़ के आने का तुरंत पानी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वाटर। अगर आप लोग वाटर कंज्यूम करते हो तो काफी कस के दर्द होता है। एक्चुअली इसलिए होता है कि जो आपने पानी पिया है वो ईसोफेगस से जाते हुए पेट में भर जाता है, पेट में चला जाता है। अब यहाँ तो पेट हमारा है, पेट में कंज्यूम हो गया, तो पेट में पानी चला गया तो पेट फूल गया। बट आप दौड़ के आए तो आपको लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, तो आप ब्रीथ काफी तेजी से कर रहे थे, ऐसे कर रहे होते हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमच भी भरा हुआ है और डायफ्राम ऊपर नीचे आ रही है। तो ये हमारा पेट है और डायफ्राम है, तो ऐसे ऐसे लगता है इसके ऊपर। जब डायफ्राम इस पर लगती है तो बहुत तेजी से पेन होता है, क्योंकि मसल्स होती हैं स्टमच में और डायफ्राम में। इसलिए जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके तुरंत अर्जेंट आपको वाटर कंज्यूम नहीं करना चाहिए, या उससे पहले भी। अगर आप काफी सारा पानी पी लिया, अब आप दौड़ने जा रहे हैं तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पेन हो जाएगा, क्योंकि आपका जब आपको ज्यादा लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होगी तो डायफ्राम इतनी तेजी से मसल्स एक्सपेंड और रिलैक्स होगा जिससे कि आपके स्टमक में वहां पे पेन होगा। पेन होने की वजह से आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक रिलैक्स लेना चाहिए, थोड़ा टाइम पीरियड होना चाहिए जिससे कि स्टमक से वाटर थोड़ा नीचे चला जाए, जिससे कि आप आसानी से मूव कर सकें। तो ये पूरा होल प्रोसेस था आपका रेस्पिरेशन का। गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी सिस्टम डबल होते हैं,
लैरिंक्स होते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर था। ये हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जाना, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वेओलाई का पूरा स्ट्रक्चर जाना। अब आपको क्लियर हो चुका होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन यानी कि गैसेस एक्सचेंज। सेलुलर रेस्पिरेशन थोड़ा अलग होता है बेटा, वो हम लोग सेल्स में के बारे में और फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे।